स्टार्ट करें अपन अपना थर्ड चैप्टर। चैप्टर नंबर थर्ड क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन? तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, इसमें करंट डेंसिटी, फिर ड्रिफ्ट करंट, फिर रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ के साथ, फिर आए थे अपन किरचॉफ लॉ में, किरचॉफ लॉ। फिर इसके बाद में आए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर आएगा मीटर ब्रिज, उसके बाद में पोटेंशियोमीटर। ये पूरा आपका चैप्टर है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट। तो अपन पढ़ चुके हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी सर्किट में किस जो चार्ज है वो किस अमाउंट में पर सेकेंड फ्लो हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली डिनोट किससे करते हैं अपन इसको? आई से डिनोट करते हैं। करंट है क्या? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों? डायरेक्शन तो है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो है, बट वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। अपन पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के अंदर कि कोई जंक्शन के ऊपर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है, ये कोई वेक्टर एडिशन नहीं है। तो करंट जो है ना वो जंक्शन के ऊपर वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसीलिए करंट क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। बात करते हैं यूनिट्स की। आपको बेसिकली करंट की यूनिट मिलेगी एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है, या फिर बात कर सकते हैं कूलाम पर सेकेंड। आप बात करें मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के लिए, तो एक मिली एम्पियर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, मैं बात करूं कि भाई डेल्टा टी टाइम के अंदर कोई सर्किट में चार्ज फ्लो हुआ है डेल्टा क्यू। बात करें डेल्टा टी टाइम में इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टाइम डेल्टा टी, फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा आपका? डेल्टा क्यू। तो यूनिट टाइम में कितना होगा आपका? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो बात कर रहा हूं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी मेरी कितनी आ जाएगी? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बहुत छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी, 9th क्लास के अंदर की 10th क्लास में, कि जो करंट होती है वो क्या होती है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब अपन बात करें इसी के अंदर कि जो आपका टाइम इंटरवल है डेल्टा टी क्या है आपका? बहुत ही स्मॉल। उस केस में डेल्टा टी को क्या लिख देंगे अपन? dt। और dq को भी क्या लिख देंगे अपन? डेल्टा क्यू को लिख देंगे dq। उस समय जो आई आएगा आपका वो कितना आ जाएगा? dq अपॉन dt। ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस करंट। बेसिकली यही काम मिलेंगे, I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसी के बेस पर। जैसे आपको करंट दे रखा है, बोल रखा है कि किसी सर्किट में जो चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है ना वो कुछ इस तरह से हो रहा है, 2t² + 1। तो इस सर्किट में चार्ज जो है वो टाइम के साथ ऐसे वेरी हो रहा है, Q इक्वल्स टू 2t² + 1। और आपसे पूछा है कि फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। और ध्यान रखना चार्ज कूलाम में है और टाइम सेकेंड में है। जब कोई यूनिट नहीं दे रखी हो आपको तो सभी जितनी भी यूनिट्स हैं उनको आप MKS के अकॉर्डिंग ही मानोगे, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मानोगे। तो यहां पर बात करूं मैं करंट के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? आई कितना होता है? आई कितना? डेल्टा क्यू अपॉन या dq अपॉन dt। तो लिख दूं यहां पर आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन dt, डी बाई dt। क्यू कितना है? 2t² + 1। तो लिख दो 2t² + 1। डिफ्रेंशिएशन सबको आता है, ऐसा कोई है जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है? 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा।
तो 2 तो बाहर ले लिया, और ये हो गया डी बाई डी टी, किसका बेटा, टी स्क्वायर का, और साथ में +1 आ जाएगा, तो डी बाई डी टी 1। अब क्या आंसर आ जाएगा इसका, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t, और आगे कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, और कांस्टेंट कितना हो गया 0। तो यहां से जो मेरे को करंट आई है आई, उसका फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास 4t, ठीक है, आई कितना आ गया 4t आ गया। अब मुझे पूछा कितने पर है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, तो करना कुछ नहीं है, यहां क्या रख दो 2 रख दो, तो आई कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपका 8 एम्पियर, ठीक है। इससे सिंपल ऐसे सवाल ही आएंगे आपके एग्जाम में, कुछ ज्यादा कोई टिपिकल सवाल नहीं आएगा कि हो ही नहीं रहा, नहीं, न्यूमेरिकल जो आपने कंसेप्ट सीखा है उसी कंसेप्ट के बेस पर ही आएगा। आगे चले अपन, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कौन सा है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अपन ने क्या बोला कि करंट फ्लो के परपेंडिकुलर, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया में से, करंट फ्लो के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया में से जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, करंट डेंसिटी। तो ध्यान रखें, देखो यहां एक चीज है, डेंसिटी बोलते अपन बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया और करंट फ्लो की डायरेक्शन आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि एरिया की डायरेक्शन किधर होती है, एरिया के परपेंडिकुलर होती है। एरिया की डायरेक्शन एरिया के क्या होती है, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में गाउस लॉ के अंदर। बोले एरिया से करंट और एक एरिया की डायरेक्शन से करंट, फर्क आ गया, दोनों में डिफरेंस है, एरिया से करंट तो ये हो गया, और बोला आपके एरिया की डायरेक्शन से करंट, एरिया की डायरेक्शन ये है, इससे एंगल दिया हुआ है, समझे मेरी बात। तो मैं कहूंगा कि एरिया से तो करंट क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, एरिया और करंट आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, या आप ये कह सकते हो एरिया की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम, उसमें परपेंडिकुलर नहीं होएगा। यही न्यूमेरिकल में आपको फंसाएगा, गलत करके आओगे आप। आपको थीटा दे रखा होगा उसने एरिया से, थीटा दे रखा होगा उसने एरिया से, और आप इसको मान लोगे इससे, तो ये गलती नहीं करनी, इसको मैं डायग्राम में समझा रहा हूं यहाँ पे। देखो इधर, जैसे मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, जैसे ये कोई कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और यहां पर एरिया जो है ना वो मान रहा हूं ऐसे, ऐसे मान रहा हूं। अब देखो दोनों को मैं ना अलग से सेपरेट बता रहा हूं, करंट डायरेक्शन किधर है, इधर, और एरिया ऐसे है, ये तो हो गया एरिया, ये है एरिया, और ये इधर थी अभी करंट डायरेक्शन, करंट की फ्लो की डायरेक्शन। क्या परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है ना, एरिया और करंट क्या आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं है, परपेंडिकुलर लेकर आओ। अब कैसे लेकर आए, तो अपन ने कहा देखो इधर इस एरिया का नॉर्मल बताओ, ये एरिया का नॉर्मल ये रहा, तो ये तो है एरिया की डायरेक्शन, इसको लिख देता हूं मैं ए, और ये है करंट की डायरेक्शन, एंगल दोनों में क्या दिया हुआ है, थीटा। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको कि थीटा कौन सा है, थीटा हो सकता है वो ये दे दे, ये वाला, तो हमेशा ये कंसिडर नहीं होगा, कंसिडर कौन सा होगा हमेशा, यही फॉर्मूले में ये थीटा वाला रखा जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, और ये क्या आपके एरिया की डायरेक्शन। आप करंट डेंसिटी पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, अब थोड़ा सा मैं डीप में बता रहा हूँ, थीटा का मतलब समझा रहा हूँ आपको। तो थीटा ये है, कौन सा, जो एरिया की डायरेक्शन है और जो करंट की डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं
कहीं पर करंट ऐसे जा रही है, ये है करंट की डायरेक्शन और ये है आपके एरिया की डायरेक्शन, ऐसे है एरिया। अभी एरिया की डायरेक्शन जो है ना वो ये इधर है डी ए, या यहां पर बोल देता हूं मैं डेल्टा एस जानबूझ के, डी एस बोलो चाहे डेल्टा एस बोलो, बात क्या है ए की। और यानी ये तो होगी आपकी आई और ये होगी डेल्टा एस, और इन दोनों में एंगल कितना है बेटा, एंगल कितना है, थीटा बोल दूं, ये दोनों में एंगल कितना है आपका, थीटा। तो देखो यदि मैं इस पिंक वाले को थीटा घुमाता हूं तो ये थीटा घुमाते ये लाइन, जो ये वाली लाइन है वो यहां आ जाएगी क्या, अब देखो इधर, जो मैंने थीटा घुमाया इसको, थीटा घुमाया, देखो ये एरिया इधर आ गया, एरिया तो परपेंडिकुलर हो गया और एरिया की डायरेक्शन क्या हो गई, उसी डायरेक्शन के अलग होगी क्या। थोड़ा सा छोटे के लिए समझो, ये एरिया था और ये थी करंट, इस एरिया को मैंने थीटा घुमा दिया, घुमाते देखो एरिया तो करंट के क्या आ गया, परपेंडिकुलर, और एरिया की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में आ गई, दोनों डायरेक्शन सेम हुई कि नहीं हुई। अब याद करो जब भी डायरेक्शन सेम होने के लिए कंडीशन आ जाए तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट आता है, और मैंने बता रखा है ये वेक्टर प्रोडक्ट में दो कंडीशन बताई मैंने आपको हमेशा, कि डॉट कब आएगा और क्रॉस कब आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आओ वापस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या सीन था एक बार बताना, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये क्या था आपका एरिया, तो बोला एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कंडीशन थी मल्टीप्लाई होने के लिए, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सेम। जब ऐसा आता है तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट आता है आपका, डॉट आता है, ठीक है। चलो तो आगे करते हैं भाई एक बार, तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि करंट आई है, करंट तो कितना आपका आई, और इधर डेल्टा एस है तो इधर कितना आएगा डेल्टा एस कॉस थीटा, तो इधर आ गया डेल्टा एस, तो मैं समझता हूं ये जो है ना ये वाला, ये हो गया आपका डेल्टा एस कॉस थीटा। अब बताओ करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जे कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी जे हो जाएगा आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा, और एरिया छोटा ले रहे, बहुत ही स्मॉल है एरिया, तो क्या लिख देंगे आई अपॉन डी एस कॉस, बैठ गई मेरी बात। तो करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी जे क्या है, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, लेकिन एरिया कौन सा है ये, परपेंडिकुलर है, क्लियर अब तो जे बराबर लिख दिया अपन ने आई अपॉन डी एस कॉस थीटा, या मैं से बोल दूं आई कितना आ जाएगा यहां से, जे, जे भी वेक्टर क्वांटिटी है और डीएस भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या आ गया आपका कॉस थीटा, और यहां से जो इस डीएस से करंट जाएगी वो कितनी होगी, स्मॉल करंट होगी डी आई, तो कुल करंट आई के लिए अपन ने बोल दिया क्या कर दो आप इंटीग्रेशन कर दो, तो अपन ने कर दिया जे डॉट डीएस ए बी कॉस थीटा, क्या आ गया आपका ए डॉट बी, तो ये रिलेशन भी है करंट और करंट डेंसिटी के अंदर। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर, करंट डेंसिटी क्या लिखा हुआ है, द करंट passing through per unit cross sectional area of a conductor is called current density, यानी यूनिट एरिया में से जो करंट जा रही है उसको क्या बोलेंगे अपन करंट डेंसिटी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि करंट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए, हमने लैंग्वेज में लिखा है इफ ए करंट आई डेल्टा आई फ्लो परपेंडिकुलर टू, देखो लिखा ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू एन एरिया डेल्टा एस along the direction of vector area delta s at a point in a conductor, then the average value of current density j at the point, ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, नोटेशन वही लिए हैं इसीलिए डेल्टा एस, मैंने आपको जब पहले पढ़ाया तो मैंने डी ए लिया था, अभी क्या लिया मैंने डेल्टा एस लिया है, ठीक है। अब आते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ, कौन सा है कोई बताएगा ओम्स लॉ,
बताओ, कोई बताएगा? बता दो, ओम्स लॉ कौन बताएगा आप में से? बता दो। याद करो अपने ओम्स लॉ क्या था भाई? वी प्रोपोर्शनल आई था, लेकिन यहाँ वी प्रोपोर्शनल आई के केस में कोई भी फिजिकल स्टेट क्या नहीं होनी चाहिए आपकी? चेंज नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा क्या होगा पोटेंशियल, उतनी करंट क्या जाएगी आपकी? ज्यादा जाएगी। जितना ज्यादा क्या है पोटेंशियल, उतनी करंट फ्लो क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी। यानी वी प्रोपोर्शनल क्या आएगा आपका? आई आएगा। लिख दें इसको कि वी प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा आपको? आई मिलेगा। कब? कब मिलेगा? जब फिजिकल कंडीशन सारी क्या है आपकी? सेम। आपने कुछ चेंज नहीं किया है, ना तो कंडक्टर की लेंथ चेंज करी है, ना कंडक्टर का आपने एरिया चेंज किया है, ना कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तब रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कहां आएगा? रेजिस्टेंस पर। ये मैंने पहले ही कहा कि हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप कहां मिलेगा आपको? रेजिस्टेंस पर। ठीक है। तो कोई रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जो आने वाला पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। कब? व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशन आर सेम। बैठ गई मेरी बात? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर, लेंथ, एरिया etc ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ड अनचेंज्ड, कांस्टेंट रखा है अपन ने, then the ratio of potential difference applied across its end and electric current passing through it remain constant। अब इसका लाइन का क्या मतलब हुआ? इधर देखो, V प्रोपोर्शनल क्या हुआ आपका? I, तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? एक कांस्टेंट आएगा, रेजिस्टेंस आएगा R। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि R जो कांस्टेंट है वो हमेशा क्या आएगा? फिक्स आएगा। V अपॉन I क्या आएगा आपका? हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। V अपॉन I क्या आएगा आपका? कांस्टेंट। और ये R ही क्या है आपका? रेजिस्टेंस। R ही क्या है आपका? रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं, रेजिस्टेंस को लेते हैं अपन। हाँ बेटा, रेजिस्टेंस क्या है बेटा? तो अपन ने कहा अपोज ऑफर्ड बाय ए मटेरियल इन अ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके फ्लो में जो अपोज आएगा जितना भी, उसको क्या बोलेंगे अपन? रेजिस्टेंस। अपोज ऑफर्ड बाय द मटेरियल इन द फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी चार्ज फ्लो होगा, जितना भी अपोज ऑफर होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? रेजिस्टेंस। बैठ गई? अब इसमें खास खास क्या बात क्या थी कि जो रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है बेटा? देखो, पहली बात तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। एक बार सोच के देखो, वायर की लेंथ इतनी सी है, चार्ज यहां से रवाना और यहां से निकला, तो लेंथ कम थी तो अपोज क्या होगा? कम। अब लेंथ डबल कर दो, तो यहां से रवाना होगा, इसके अंदर से यहां तक आएगा, अपोज क्या हो गया? डबल। मतलब लेंथ जितनी ज्यादा करोगे उतना अपोज क्या आ जाएगा? ज्यादा। दूसरा, यहां एरिया डबल कर दिया मैं। अब यहां से 100 चार्ज जाना और यहां से भी 100 चार्ज जाना, तो यहाँ 100 चार्ज जाएगा तो अपोज क्या होगा? ज्यादा। जगह कम है और यहाँ जगह क्या है? ज्यादा है। तो एरिया के क्या होगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन रेजिस्टेंस आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? आपका एरिया। दो बातें हो गई। दोनों को अपन एक साथ लिखते हैं। दोनों को जो अपन एक साथ लिखे हैं तो हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एल अपॉन एक।
अब प्रपोर्शनल हटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये हो गया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, इसमें जो रो है उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजिस्टिविटी। रो क्या है आपकी, रेजिस्टिविटी। ये दो बातों पर डिपेंड करेगी, माइंड में रखना, रेजिस्टेंस कौन है और रेजिस्टिविटी कौन है। यदि लेंथ चेंज करा, एक दो बार सीबीएसई में सवाल आया भाई, लेंथ चेंज करी क्या चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। एरिया चेंज करा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा, देखो कितना मतलब मजे लिए उसमें। क्वेश्चन ने ऐसा दे दिया कि एक कोई मटेरियल है, एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी, ऐसा बोला द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज, फिर लिख दिया 2.5 इंटू 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर, ऐसा लिख दिया। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज दिस ओम इंटू मीटर। अब उसने बोला कि मैंने लेंथ डबल कर दी और एरिया हाफ कर दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो हुआ क्या था उस समय, वो जो क्वेश्चन दिया गया था ना, तो लोगों को लगा ओम दिख गया पीछे, वैल्यू दिख गई पीछे, वो रेजिस्टिविटी इतना पेपर में कौन पढ़ेगा, रेजिस्टिविटी दे रखी है। वो स्टार्टिंग में RESI दिख जाता बस, वो रेजिस्टेंस ही हो जाता अपने लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपनी अपनी आदत होती है कि रजिस्ट RES, वो स्पेलिंग दिख गई आपको, पीछे ओम दिख गया, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। और लेंथ एरिया फिर कोई 2 का डिवाइड कर रहा है, उसका मल्टीप्लाई कर रहा है, जबकि वैल्यू क्या लिखनी थी, यही सेम लिखनी थी। तो पेपर में ये ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस पूछा है या रेजिस्टिविटी पूछी है। रेजिस्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करेगी, जो रेजिस्टिविटी है वो दो बातों के साथ ही चेंज होगी, ध्यान रखना। एक चेंज होगी आपकी टेम्परेचर, किस पर डिपेंड करेगी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, और एक उसके नेचर पर। नेचर कैसे, जैसे कॉपर हुआ, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, बहुत कम होगी। कार्बन है, ये कोई इंसुलेटर है, इंसुलेटर तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा। और कोई कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ही कम। बैठ गई मेरी बात। तो रेजिस्टिविटी एक तो नेचर से चेंज होगी, और एक किस पे चेंज हो गई, टेम्परेचर। और बाकी किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ से, एरिया से, और किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि रेजिस्टेंस जो है तीन बातों पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, रेजिस्टिविटी पर भी, लेंथ पर भी, और एरिया। अब रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर। तो टेम्परेचर, नेचर, लेंथ, एरिया, ये चारों चीजों पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, चार पे। देखो रो तो लिख रहा है ना, और रो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और नेचर। तो इस पे मैं टेम्परेचर और नेचर तो आ ही गया कि टेम्परेचर चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, यदि नेचर चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया चेंज हुआ तब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी ओनली टेम्परेचर और नेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, अच्छा, रो का रेसिप्रोकल जो होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। कुछ चीजें अलग से लिख देता हूं। एक वर्ड है मेरे पास कंडक्टिविटी, क्या है मेरे पास, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को लिखते हैं अपन सिग्मा से, और सिग्मा होता है आपका 1/रो। सिग्मा क्या होता है बेटा आपका, 1/रो। ये चीज ध्यान रहे अपने पास। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। ध्यान रहे दिमाग में, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट की। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा क्या लिखते हैं अपन, ओम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं अपन, ओम से। अब देखो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है,
तो यदि कंडक्टेंस की यूनिट पूछे आपसे, किसकी यूनिट पूछे आपसे, कंडक्टेंस की, तो ओम का भी उल्टा कर दो, 1/ओम, या उल्टा पढ़ो इसको MHO, तो प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, मो। समझ आ गई मेरी बात। यदि मुझे यूनिट पूछे कंडक्टेंस की, मुझे किसकी यूनिट पूछे, कंडक्टेंस की यूनिट पूछे, तो वो कितनी हो जाएगी, 1/ओम, बैठ गई। और इसी 1/ओम को प्रोनाउंस उल्टा करने लग जाते हैं, तो उसको लिखते हैं MHO। बैठ गई मेरी बात। तो कहीं पर भी कंडक्टेंस मिलेगा तो उसकी यूनिट क्या मिलेगी आपको, मो। ठीक है, आगे चले। अब देखो इसमें रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालना बाकी है अभी। डायमेंशन आप निकालोगे या मैं निकालू डायरेक्टली, लिख देता हूं चलो एक बार का, तो यहीं पे यूनिट लिख देते हैं इसकी अलग से। बताओ जल्दी से, V बराबर, R बराबर क्या होगा बेटा, V/I। और मैंने कहा था वोल्टेज की डायमेंशन, तो यानी पोटेंशियल की डायमेंशन हमेशा याद रखनी है, क्या होगी, M1 L2 T-3 A-1। ये तो होगी आपकी M1 L2 T-3 A-1 और डिवाइडेड बाई A1। तो अपना डायमेंशन क्या आ गई, M1 L2 T-3 A-2। डायमेंशन आ गई आपकी M1 L2 T-3 A-2, होगी आपकी रेजिस्टेंस की डायमेंशन। आपसे पूछे कि कंडक्टेंस की डायमेंशन बताओ, तो जो भी लिखा हुआ है ना, जहां माइनस है वहां क्या कर दो प्लस, और जहां प्लस है वहां क्या कर दो, m की पावर तो क्या हो जाएगी -1 L-2 T3A2, ये हो जाएगी किसकी, कंडक्टेंस की। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की, किसकी बात करें अपन, रजिस्टिविटी की बात करते हैं, रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, देखो इधर, रो बराबर आ गया R × A/L, ये गया R × A/L। रेजिस्टेंस की यूनिट बेटा ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ क्या हो गया आपका मीटर, कितना आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है या रेजिस्टिविटी दी हुई है, आप उसकी यूनिट देख के भी डिटेक्ट कर सकते हो। यदि ओम दिया हुआ है तो वो क्या है, रेजिस्टेंस। ओम इंटू मीटर दिया हुआ है तो वो क्या है आपकी रेजिस्टिविटी। ओनली ओम दिया हुआ है वो क्या है, रेजिस्टेंस। ओम इंटू मीटर दिया, रेजिस्टिविटी। बैठ गई मेरी बात, चलते हैं आगे और देखते हैं अपन टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी, इसकी रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी। बैठ गई मेरी बात। तो देखना एक फॉर्मूला है मेरे पास यहां पर, ये आपने कहा ना मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। मैंने टेबल नहीं लिखी है नोट्स में, मुझे जरूरत नहीं लगी, आपको सिर्फ देखना है। आप यदि चाहो तो अपनी बुक में एक टेबल दे रखी है रेजिस्टिविटी की, जो बता रही है आपको क्या, क्योंकि मैंने नोट्स में शामिल कर दिया तो तुम्हारे दिमाग में यह जाए याद करनी है, इसलिए मैंने ऐड नहीं की उसको। टेबल में साफ साफ देखोगे आप तो जो जो कंडक्टर है, मेटल्स हैं, जो जो क्या है मेटल्स, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है, बहुत ही कम। और यदि कोई इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या आ रही है, बहुत ज्यादा। वो आपको बुक में से देख लेनी है, बुक में मिल जाएगी आपको, ठीक है। वैल्यू मैंने बता रहा अभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेन टॉपिक क्या आपका, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन किसका, रेजिस्टिविटी का। अब ध्यान देना, रेजिस्टिविटी है रो, तो कोई टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जो आएगी, तो जैसे मैं कह रहा हूं आपका कोई टाइम है टी नॉट टेम्परेचर है, पर आपकी रेजिस्टिविटी है रो नॉट। इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कितनी है आपकी, रो नॉट।
और आपने टेम्परेचर चेंज करके कितना कर दिया, T1 टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी कितनी होगी आपकी, तो मैंने बोल दिया रो टी ऐसे। तो मैं ऐसा बोलूँ ना, देखो सिंबॉलिक सिंबल्स देख लेना बस एक बार, आप रो टी बोला है तो ये है आपका टेम्परेचर में चेंज किया आपने डेल्टा टी, उसके बाद का रो नॉट क्या है आपका इनिशियल, ठीक है। तो अपन ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो चेंज इन रजिस्टिविटी है, जो चेंज इन रजिस्टिविटी है अपॉन जो ओरिजिनल रजिस्टिविटी है, इनिशियल रजिस्टिविटी है, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस। चेंज इन रजिस्टिविटी अपॉन उसकी इनिशियल रजिस्टिविटी, ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसी को। तो बताओ डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, ये कितना आ जाएगा, प्रपोज लगता है कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट को मैंने यहां लिखा है अल्फा, क्या लिखा है मैंने, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा को यहां पर क्या बोलेंगे अपन, टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा डेल्टा टी हो गया, इस रो नॉट को उधर भेज दिया, तो डेल्टा रो कितना हो गया बेटा आपका, रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा रो वैसे है क्या, रो टी माइनस रो नॉट इक्वल्स टू रो नॉट अल्फा डेल्टा। तो यहां पर से रो टी कितना आ गया, इसको उधर भेज दो, तो ये आ गया रो नॉट, कॉमन भी ले लिया, उधर भेज के मैंने रो नॉट कॉमन भी लिया, तो बच गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो नहीं समझ में आया होगा, वापस कर देता हूँ, रो टी इक्वल्स टू, इसको उधर भेजा तो ये आ गया रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा, यहां से रो नॉट कॉमन लिया, ठीक है। तो रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। बुक में आप घबराओ मत, डेरिवेशन आएगा क्या, नहीं, बुक में सिर्फ ओनली डेरिवेशन दे रखा है, सॉरी ये ओनली लास्ट लाइन दे रखी है जो मैंने निकाली ना अभी, ये लास्ट लाइन दे रखी है। बुक में डायरेक्टली लाइन बोली है कि कोई टाइम टेम्परेचर पर जो रजिस्टिविटी आएगी ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और ये फॉर्मूला पहली बार नहीं देख रहे हो, ऐसा ही आपने पढ़ा था वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम एक्सपांशन, लेंथ एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन। अपने जब थर्मल बिहेवियर ऑफ थर्मल एक्सपांशन पढ़ा था, सॉलिड का 11th के अंदर थर्मल एक्सपांशन था, तो यही था फॉर्मूला, एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वी टी इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट क्या आ सकता है, ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, ये डेरिवेशन नहीं आएगा, यहां से क्या आएगा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, देखो इधर, जैसे वो टेम्परेचर कोफिशिएंट देंगे कि ये मटेरियल काम में ले रहा हूं, उस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है आपका अल्फा, उसकी वैल्यू देगा वो, और बोलेगा इनिशियल जो रजिस्टिविटी वो इतनी है, इनिशियल रजिस्टिविटी इतनी है, मैंने टेम्परेचर चेंज किया इतना, अब बताओ उसकी रजिस्टिविटी कितनी है, वो सारी देगा, पता होना चाहिए इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू क्या है। रो नोट क्या है, इनिशियल रजिस्टिविटी, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो देगा, आपको देगा। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि आपने इतना टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो अब रजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूले पर सीधा सवाल है। चले आगे, अब यहां से इसके बेस पर थोड़ा सा एक और चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि जो अल्फा है, जो आपका अल्फा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अल्फा क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है। सर पॉजिटिव किसके लिए और नेगेटिव किसके लिए, जो भी इंसुलेटर है, जो भी क्या है आपके इंसुलेटर,
और जो भी सेमीकंडक्टर है, जो भी सेमीकंडक्टर है, उनका अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। ये पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? नेगेटिव। इंसुलेटर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? नेगेटिव। और कंडक्टर का पॉजिटिव। और समझ ही नहीं आया? अभी समझा देते हैं। याद करो, मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये अलग से पढ़ाया था मैंने, अभी वो बाद में लूंगा, अभी मैं इसमें बाद में लूंगा। लेकिन इतना मैं बता चुका हूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का घटेगा। अब बताओ कब ये घटना और बढ़ना पॉसिबल? देखो यहां प्लस है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये पूरी चीज कब बढ़ेगी? जब यहां अल्फा क्या हो? प्लस। प्लस होती पूरी चीज क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। लेकिन जो इंसुलेटर और जो सेमीकंडक्टर है उनके लिए अल्फा क्या होता है आपका? नेगेटिव। तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। और नेगेटिव में बढ़ रही है, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है आपकी? घट रही है। ठीक है, बुक में इतना ही लिखा हुआ है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का, वो होता है नेगेटिव, और कंडक्टर का क्या होता है आपका? पॉजिटिव। यदि आपको थोड़ा सा याद है, अभी डेरिवेशन में वापस आ ही जाएगा ओम्स लॉ के अंदर, लेकिन यदि याद हो किसी को तो रेजिस्टिविटी का अपन फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और वो आता है M/N/E², तो बार ये आया था। अभी यदि जिसने पहली बार पढ़ रहा है मैं वापस पढ़ा दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसी के अंदर बताया था मैंने आपको, याद करो क्या बताया था। देखो इसमें दो बातें बताई थी मैंने आपको। एक बताया था मैंने आपको कंडक्टर के लिए, ये फॉर्मूला कहां से आया वो मैं सब बता दूंगा वापस। एक कंडक्टर के लिए, और यहां बात कर रहा हूं मैं इंसुलेटर के लिए। कंडक्टर के लिए मैंने कहा था कि जो ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, क्या इंक्रीज करोगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये जो मीन कोलिजन टाइम है, ये अगला टॉपिक यही है वापस, है ना? जो आपका मीन कोलिजन टाइम है वो क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मीन कोलिजन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और ये डिक्रीज हुआ तो रो क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज। तो रो इंक्रीज हो रहा है ना, कब होगा? जब यहां क्या आएगा? प्लस। अब यहां आओ, इंसुलेटर के अंदर आओ। जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैंने ये बताया था टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके? इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके? इंक्रीज। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो रो क्या होगा आपका? डिक्रीज। अब टेम्परेचर बढ़ने से रो डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ने से रो डिक्रीज कब? जब यहां क्या आए? माइनस ना, यानी अल्फा क्या होना चाहिए? माइनस। अब लॉजिक समझ में आया आपको यहां तक? अब चले आगे। और एक छोटा सा एक इसी के अंदर एक डेरिवेशन था जो मैंने बताया था आपको, याद करो। प्रूफ करने के लिए बहुत बार आता है, और वो आता है E इक्वल टू, सॉरी यहां ही लिख देता हूं, प्रूफ दैट J इक्वल टू सिग्मा E। ये प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ करो J इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा E। ये आपको प्रूफ करना है किससे? ओम्स लॉ से। आपको J इक्वल टू सिग्मा E ओम्स लॉ से क्या करना है? प्रूफ करना है। ओम्स लॉ भी लिखा था, V इक्वल्स टू आई आर, और इसी से आपको प्रूव करना है J इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा E। J क्या है आपकी? करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, यानी 1/रो। ठीक है, R कितना है आपका? रो L/A। रेजिस्टेंस ध्यान रखना क्या है? रो L/A। तो प्रूव कर लेते हैं इसको, J इक्वल टू सिग्मा E को। कहां से प्रूव करना है आपको? ओम्स लॉ से। पूछा है उसने, ओम्स लॉ से प्रूव करना है। चलो ठीक है, करते हैं। तो ओम्स लॉ है तो क्या होता है आपका बेटा? V इक्वल्स टू आई आर। और लैंग्वेज भी लिख देना साथ साथ में प्लीज। वी नो दैट
ओम्स लॉ क्या है बेटा? ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, तो ये हो गया। और R का फॉर्मूला कितना है? रो एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। और R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर। इक्वेशन 1 है। R की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हो आप? 2 में, 1 में पुट कर रहे हो, तो V कितना आ गया आपका? I रो एल अपॉन ए। फिर आपने कहा जो पोटेंशियल होता है उसको लिखते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। पोटेंशियल को क्या लिखते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो V आ गया आपका E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ इक्वल्स टू I अपॉन ए, I अपॉन ए। और ये L से, या लिख देता हूं पूरा, और साथ में है आपका रो। एक L से एक L, तो क्या हो गया आपका? इस रो को आप उधर ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो अपने पास आ गया E 1 अपॉन रो इक्वल्स टू I अपॉन ए, क्या हो गया आपका? J। और 1 अपॉन रो क्या होता है आपका? सिग्मा, तो आ गया E इक्वल टू J इक्वल टू सिग्मा E। J इक्वल टू, ये तो क्या हो गया? सिग्मा, और ये क्या हो गया आपका? E, तो ये आ गया J इक्वल टू, चले आगे अपन यहां से, चलो। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले कुछ वर्ड्स हैं वो समझने पड़ेंगे, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। जो इसमें से लिखा हुआ है वो इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको। आपका टॉपिक ओनली क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन कुछ टर्म्स है जो सिखानी पड़ेगी उसके पहले। उसमें से पहली टर्म जो है वो आपकी, वो कौन सी है? रिलैक्सेशन टाइम। पहले कौन सी टर्म है आपकी? रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इधर देखो, जैसे मैं कह रहा हूं ये आपका एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ। आपने जो ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाई, बैटरी लगाई आपने, तो यहां पर तो क्या आ गया? माइनस, और यहां पर क्या आ गया? और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो उधर इधर ड्रिफ्ट हो रहे, इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो रहे। अब ड्रिफ्ट को सीधे नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है ऐसा कुछ, तो वो यहां से यहां पर आके कोलिजन किया। मान लो फर्स्ट कोलिजन उसने यहां पर किया, फिर सेकंड कोलिजन उसने यहां तक किया आके किया, फिर थर्ड कोलिजन उसने यहां किया आके। तो जो यहां से यहां कोलिजन के जो बीच का टाइम है, दो सक्सेसिव कोलिजन, जैसे ये वहां यहां पर एक कोलिजन हुआ, एक कोलिजन यहां हुआ, इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम था उसको अपन क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे उसको? रिलैक्सेशन टाइम। बैठ गई मेरी बात? तो देखो यहां पर, द टाइम टेकन बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कवरिंग द डिस्टेंस ऑन फ्री पाथ। यहां से यहां तक क्या था आपका? फ्री पाथ था, कोई कोलिजन नहीं हुआ। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, or the time taken by a free electron between two successive collisions is called relaxation time। तो रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ चुका है आपको? अब मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक का जो रिलैक्सेशन टाइम वो कितना है? टो 1। यहां से यहां तक कितना आपका? टो 2। यहां से यहां कितना आपका? टो 3। तो एक टॉपिक पढ़ना है इसी के बाद में, मीन रिलैक्सेशन टाइम। इसी के अंदर क्या है आपका? मीन रिलैक्सेशन टाइम। मीन रिलैक्सेशन टाइम, और इसको डिनोट करते हैं अपन टो बार से। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा इसका टो बार का?
तो टो बार है आपका टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस टो डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका मीन रिलैक्सेशन टाइम, और ये ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मीन रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। आपको बस डेफिनेट जब पढ़ रहे होते हैं ना अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो एक टर्म बीच में यूज आती है मीन रिलैक्सेशन टाइम। ये है क्या, इसके लिए पढ़ा अपन ने, बढ़ गया। उसके बाद दूसरी बात करें अपन यहां पे, वापस वही आगे मीन फ्री पाथ बताना, चलो ठीक है, लेकिन इसको हटा दूंगा नोट्स में से। एब्जॉर्व नहीं किया था क्या? क्या किया था? चेंज क्यों नहीं हुआ? है ना, दूसरा वर्ड क्या है अपने पास? मीन फ्री पाथ। दूसरा वर्ड कौन सा आपका? मीन फ्री पाथ। ये मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ, ये क्या है भाई मीन फ्री पाथ? तो आपने कहा भाई देखो यहां कोलिजन हुआ एक, उसके बाद में यहां पर आया और यहां कोलिजन हुआ, फिर वो यहां पर आया और यहां कोलिजन हुआ, फिर यहां कोलिजन हुआ। तो ये जो ये डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या कहलाएगी आपकी? फ्री पाथ। क्या कहलाएगी आपका? यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी? फ्री पाथ। यहां से यहां डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी? फ्री पाथ। और इसका मीन ले लूं तो क्या कहलाएगा आपका? मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ए लीनियर पाथ, ऑन ए लीनियर पाथ between two successive collision is called free path of the free electron। ये तो क्या फ्री पाथ। अब अपने को निकालना है इसका एवरेज, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? मीन फ्री पाथ। तो द एवरेज डिस्टेंस, अब क्या निकाल लिया अपन ने उसका एवरेज, तो द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन between two successive collisions is called mean free path as it is mean of such distances of free। चौथी वाली लाइन काट दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, काट देता हूं मैं। ठीक है, चलो आगे चलें। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं मेन, अपना टॉपिक क्या था उस टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, और वो टॉपिक कौन सी है आपकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा टॉपिक है अपना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई बताएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है? पेपर में ही आएगा इसलिए। क्या बोले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेटा द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी by which an electron drift towards negative terminal to
अब पेपर में तो शॉर्ट नहीं चलता है जाना, मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिख सकते, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या बोलेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोट किससे करेंगे अपन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से, किससे, ये हो गया डिनोट। एक बार ये पूछा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, m0l1t-1, जो वेलोसिटी की होगी वही किसकी होगी, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होगी। यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। डिनोट बस इसको किससे करेंगे अपन, वी डी से, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं एक बार। तो आते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपन ने कहा क्या है, वो सारी बातें देख लो एक बार। अपन ने कहा भाई ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन यहां से रवाना हुआ और उसने यहां से यहां के कोलिजन किया, तो वहां से यहां आने में उसको कितना टाइम लगा, तो 1, कितना 1, तो 1, फिर यहां से यहां आने में तो 2, यहां से यहां आने में तो 3, ऐसे तो चलता रहे। Let n free electrons are present in a conductor at any instant they are irregular, या कह सकते हैं उसकी कौन सी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। बताए थे u1 u2 u3, और इनका एवरेज कितना होता है, 0। थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना होता है, 0। चाहो तो पहले अलग से लिख लो इस चीज को कि थर्मल वेलोसिटी है आपकी, मैं इसका एवरेज पहले लिख देता हूं कि u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसे बहुत सारी वेलोसिटीज है, उनका एवरेज कितना आता है हमेशा, ठीक है। अब जो आपने क्या किया, आपने एक बैटरी लगाई, ये आपका कंडक्टर है, और आपने लगाई बैटरी। अब जो बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए ऐसे, ऐसे ड्रिफ्ट हुआ आपने। टोटल जो लेंथ है वो कितनी इसकी, L। तो सबसे पहले बात आती है कि क्या इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगा या नहीं, है आएगा। भाई बैटरी लगाते क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बैटरी लगाते यहां पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स आएगा किधर, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट, उधर नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट। कितना आएगा फोर्स, तो बोलेंगे F इक्वल्स टू कितना है आपके पास, QE। और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पर, E, तो बोल दूं F बराबर कितना बोल दूं इसके लिए मैं, F बराबर EE, ऐसे। और यहां पर यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेता हूं तो मुझे यहां साइन कर लेना पड़ेगा माइनस। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू लिख दी आपने, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, बराबर आ गया आपका -E। और यहां से एक्सेलरेशन ए कितना आ गया आपका, -E अपॉन। तो पहली बात तो ये हुई यहां तक तो कि जब आप एक कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, और जब ड्रिफ्ट होंगे तो उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, E अपॉन M। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि फोर्स सेम है, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा आपका, सेम। लेकिन बाकी सबकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कोलिजन टाइम क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो मैं निकाल रहा क्या हूं, मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैं निकालना चाह रहा हूं VD। और VD क्या होता है, जितनी भी वेलोसिटीज हैं, जितनी भी वेलोसिटीज हैं उनका मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना, और वही आएगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। अब मैं कहूं आपको, अपन तो एक ही जानते चीज, क्या जानते हैं अपन, कि V इक्वल्स क्या होता है बेटा आपका, U प्लस 80। आपको यदि वेलोसिटी निकालनी है
तो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ, और यदि बॉडी एक्सीलरेटेड है तो यही चीज चलेगी, आया ना? तो लिख देते हैं इसमें v इक्वल्स टू यू, और a और t कितना आपका 2, और मुझे लेना है सबका एवरेज। मुझे सबका क्या लेना है? इसका भी एवरेज लेना है, इसका मुझे क्या लेना है? एवरेज। इसका एवरेज नहीं होगा, जो चीज चेंज नहीं होती उसका एवरेज नहीं होता। मैंने पता है क्या बोला था? मैंने ये बोला था उन दो को इधर से रख जाओ, इस टेबल का नाम ही नहीं लिया मैंने पूरे टाइम, और आप फिर भी उस कोने में गए बैठे थे। तो मैंने ये बात बोली थी, मुझे दो ही उधर सरकाओ, तुम्हारा नाम नहीं लिया, फिर भी तुम उधर सर के बैठे। इधर सरक जाओ ना, आप क्यों परेशान कर रहे हो? इधर सरको, और आप भी सरको, और आप भी सरको। मतलब मेरे को बार बार प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बार बार यूं आना पड़ रहा है। हाँ चले, रिकॉर्डिंग चल तो रही है ना? चल रही है। हाँ देखो भाई, एवरेज क्या आएगा? जो वेलोसिटीज का एवरेज है वो तो क्या होगा आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख देते हैं, ये तो आ गया आपका वी डी इक्वल्स टू यू का एवरेज, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज, वो कितना आएगा आपका? 0 आएगा, प्लस एक्सेलरेशन, और जितने भी कोलिजन्स टाइम है उनका एवरेज क्या आएगा? मीन कोलिजन टाइम आएगा। तो लिख दिया मीन कोलिजन टाइम। तो यहां से आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, उसका फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? ए का फॉर्मूला लिख दो साथ में। ए कितना है आपका? ए कितना है? माइनस ई अपॉन एम, लिख दो। तो ए का वैल्यू लिख दी मैंने माइनस ई अपॉन एम, और साथ में मल्टीप्लाई कौन हो रहा है आपका? 2 बार। अब जितने भी कांस्टेंट है ना उनको एक साथ लिखो, जितने भी कांस्टेंट है उनको एक साथ लिखो। तो लिखो वी डी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू कितना जाएगा बेटा? ई, देखो 2 बार, सब कांस्टेंट है, सबको एक साथ लिख दिया। मैंने कहा था ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ये भी तो कांस्टेंट हो गया। और आगे क्या है आपका? माइनस, और फिर आगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन बोल रही है, ये तो हो गया कांस्टेंट, आगे क्या है? माइनस। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, ओनली क्या ले अपन? मैग्नीट्यूड। यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में लिया अपन ने, ओनली अपन मैग्नीट्यूड में ले, यानी वी डी को मैग्नीट्यूड में ही लिखूं ओनली। ये तो गया आपका कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं बोल रहा हूँ कुछ देर के लिए म्यू। कांस्टेंट कुछ भी ले सकता हूँ, अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूँ? म्यू ले रहा हूँ, और बाद में लूंगा मैं तो आपको। कहीं आगे पीछे हो गया क्या? मोबिलिटी, ये म्यू इसलिए ले रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो वी डी बराबर क्या आ गया? एक कांस्टेंट लिया मैंने, क्या इसको क्या मान लिया? म्यू, सॉरी इसको, तो म्यू, और साथ में क्या आ गया आपका? ई। तो न्यूमेरिकली तो वैल्यू यही रहेगी, और डायरेक्शन वाइज बात करें तो अपोजिट आए। बैठ गई मेरी बात दिमाग के अंदर? तो यहां से एक चीज लिख दें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी जो है वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब कभी कभी मन से सवाल बना देते हैं, सवाल कैसे बनाएंगे? लाओ, यहाँ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले ग्राफ बनाओ। तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पर पावर कितनी है 1, और यहाँ पर भी पावर कितनी है 1, तो ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका स्लोप किसके इक्वल होगा? देखो ढंग से देखो, वी डी अपॉन ई। हमेशा बोला था स्लोप का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका स्लोप।
और वी डी अपॉन ई क्या आ रहा आपका, म्यू आ रहा कि नहीं आ रहा। इसी म्यू को क्या बोलते हैं अपन, मोबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, मोबिलिटी। तो मैं लिख नहीं रहा, ये एक पता होना चाहिए, मतलब बार बार ये चीज समझानी जानी नहीं चाहिए। वो सवाल का तरीका चेंज हमेशा करेगा। एक ऐसा स्लोप या ऐसा एरिया पूछेगा जो आपको किताब में कहीं नहीं दे रखा, आपको ये ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस वो तो क्या होता है, स्लोप। जैसे अभी देखो ये दे दिया वोल्टेज और ये दे दिया करंट। अब बताओ इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। कैसे निकाला आपने, V अपॉन आई। लेकिन वो इतना लाड प्यार वाला नहीं है आपके साथ, वो ऐसा करेगा ही नहीं, ऐसा करेगा। आपके दिमाग में फितूर रहेगा कुछ और। अब आई अपॉन वी दे दिया, और एक्चुअली आई अपॉन वी ग्राफ बनता है बहुत बार। यहां दे रहे वोल्टेज और यहां देते हैं करंट। अब बताओ इसका स्लोप किसके बराबर होगा, कंडक्टेंस के बराबर आया ना, या 1 अपॉन रेजिस्टेंस, आप ये भी बोल सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे ये ग्राफ दे दिया, देखो यहां पर कोई कंफ्यूज कर दिया, सवाल आया हुआ भी है, ये लो, ये ए और ये क्या है, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो कंडक्ट बात करें बी, देखो आई अपॉन बी है ना, जो कि वी अपॉन आई क्या होता है आपका, आर। तो पहले तो मैं लाइन लिखूं, उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा स्लोप बी का ज्यादा है, किससे कंपेयर में, ए के कंपेयर में। सही है। तो प्रॉपर मैं क्वेश्चन वाइज लिख दूँ साइड में, यहाँ पे मैं मिटा दूंगा, नहीं तो मैं थोड़ी देर में। ये और ये दे दिया, और यहाँ दे दिया मैंने करंट, और यह दे दिया मैंने वोल्टेज। ये है आपका ए, और ये क्या दे दिया मैंने आपको, तो स्लोप तो ए का ज्यादा है, स्लोप ए का है ज्यादा, किससे, बी से। और स्लोप का मतलब क्या है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। आई अपॉन ई, आई अपॉन वी क्या होगा, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर किसका, ए का, 1 अपॉन आर किसका। और जब भी आप जो रेसिप्रोकल मतलब ऐसा 1 अपॉन एक्स है, उसको आप यदि उल्टा करोगे, आप रिवर्स करोगे, तो इनइक्वलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आंसर ऐसा आ जाएगा, आर ए ग्रेटर हो जाएगा किससे, आपका आर। तो बी का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। देखने में बहुत बार निकाल भी लेंगे, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा, तो ध्यान रखो ये तरीका है लिखने का। आगे चले, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मान लेते हैं कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, एल। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये कितना है आपका, ए। और इसके अक्रॉस आपने क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है आपने, वी। एक वी पोटेंशियल क्या लगाई आपने, एक बैटरी लगाई है। और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यूनिट वॉल्यूम के अंदर एन। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, एन यूनिट वॉल्यूम में। तो लैंग्वेज देख लेते हैं। Let a potential difference V is applied across the both end of a conductor by a battery, while the electric current passing through the conductor is I and drift velocity of the electron is VD. Let the cross section area of the conductor is A and the number of free electron per unit volume in the conductor is N. बैठ गई मेरी बात, जो मैंने यहाँ बोला है वही लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें भाई, आप तो करंट जानते हो ओनली, तो मुझे इस तरह से बता दो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, एन। और इसका वॉल्यूम कितना है, ए एल। एरिया है ए, लेंथ कितनी है एल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, एन ए एल। तो बात करें टोटल चार्ज कितना हुआ अंदर,
टोटल चार्ज कितना हो बताओ जल्दी से। NaL, ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपका E। तो टोटल चार्ज आ गया आपके पास NaLE। अब आपको तो करंट की डेफिनेशन पता है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आपका Q अपॉन T। T कितना है? T है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, लेंथ। अब ये वेलोसिटी कितनी है आपकी Vd, तो लेंथ अपॉन वेलोसिटी, लेंथ अपॉन वेलोसिटी आपको पुट कर दो। डेल्टा क्यू कितना NaLE लिख दिया, NaLE डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कितना है आपका L अपॉन Vd। L से L क्या हो गया आपका कैंसिल, तो यहां से I कितना आ गया आपका N इधर NeA और ऊपर का चला गया Vd। आई बराबर कितना आ गया आपके पास NeAVd, ये आ गया आपका फाइनल फॉर्म। और ये रिलेशन भी है किसके अंदर, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, कितना I बराबर NeAVd। आप चाहो थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना तो और भी कर सकते हैं अपन, कैसे, एक उधर भेज दो तो I अपॉन ए हो जाएगा, I अपॉन ए, और ये कितना आ जाएगा आपका NeVd। और I अपॉन ए को क्या बोलते हैं अपन, J बोलते हैं। I अपॉन ए कितना आ गया आपका J इक्वल्स टू भी आ गया आपका NeVd। अब मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपको खुद को समझना पड़ेगा ये चीज कि I और Vd प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट करंट होगी उतनी करंट क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। I प्रोपोर्शनल किसके आपका Vd, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन इसी के अंदर ही। ठीक है, इसी के अंदर मैंने कहा था आपको मोबिलिटी सिखाऊंगा मैं आपको, इसकी डेफिनेशन लिखनी अलग से जरूरी थी इसलिए। देखो Vd बराबर क्या लिखा था अपन ने म्यू ई, तो म्यू कितना आ गया Vd अपॉन ई, म्यू कितना आ गया Vd अपॉन ई, तो ये लिखा है मोबिलिटी म्यू इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपका Vd अपॉन ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं मोबिलिटी। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी of an electron and the magnitude of applied electric field E is called mobility। अब बात यह है इसकी निकालो डायमेंशन, तभी डायमेंशन और यूनिट बताओ इसके, अभी हाथों हाथ, अभी हाथों हाथ। तो मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, आप भी करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये आएगी क्या पोटेंशियल अपॉन, पोटेंशियल इंटू लेंथ आएगी, सॉरी V अपॉन एल, वी क्या कटा, कुछ कटा गया, ये कहाँ गए मैं जो लिखे थे, ये कैसे हट गया।
ये पहले हट गया था क्या? ये अभी हटा है? अभी हटा, आ क्यों नहीं रहा? ना बैक में आ रहा है ना फ्रंट में आ रहा है? नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, ये चला गया ना, तो मिनट वापस कर देंगे, बात क्या है। सब गुड़ गोबर हो गया है यार ये तो। वापस बना दूंगा मैं ये तो। ठीक है ना? और फिर यहाँ क्या लिखा था? मोबिलिटी। हाँ कर लिया सबने? हाँ भाई, पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आ गया, सॉरी, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी कितनी होगी? m0 L1 t-1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एम, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, भाई पोटेंशियल अपॉन लेंथ, वही से तो निकालेंगे। m1 L2 t-, अपॉन L1। एक L1 से L1 क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो इससे आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा तो आपने भले ही पहले कैसे निकाला हो, ये तो हो सकता है किसने फोर्स से निकाला होगा। आदत चेंज कर दो, क्योंकि मैं को एक ही चीज याद रख के जानी है एग्जाम में, तो पोटेंशियल कभी भी जाओ वो 7 डायमेंशन रट के जानी रहती है हमेशा। वर्क वहां तक तो पहले की बता रखा, इस बार कौन सी बताई थी? पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आए तो पोटेंशियल से निकालो, सब निकल जाएगा। ठीक है ना? हाँ, यहाँ क्या हो गया? L1 हो गया, सबको ऊपर भेज दे। आ जाते म्यू कितना आ गया देखो इधर, m-1। यहाँ L1 था, ऊपर गया तो L-1 कितना हो गया? L0। फिर t-1 और ऊपर गया तो +3, कितना बच गया? -2, +2 और फिर a1। ये आ गया आपकी मोबिलिटी की डायमेंशन। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट है आपके पास डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। और यहीं से अपन रजिस्टिविटी निकालें, यानी आपको निकालना v इक्वल्स क्या निकालना है? आई आर निकाल। v इक्वल्स क्या निकालना आपको? आई आर। पूछ लेते एक बार, डिराइव करो ओम्स लॉ को, डिराइव करो। डिराइव करते हैं कहाँ से निकालना? करंट से निकालना। आपको, आप तो पहले से क्या जानते हो वो लिख लो। एक तो क्या जानते हो आप? करंट आई कितना होता है बेटा आपका? NEAVD। एक तो ये जानते हो आप, और क्या जानते हो आप? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जानते हैं, VD कितना होता है आपका? होता है E टो बार अपॉन M मल्टीप्लाई E। ये दो चीज जानते हैं अपन। बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को यूज करते हुए अपन क्या बोल रहे हैं इसको? I इक्वल्स टू NEA। इस VD की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, तो कितना जाएगा आपके पास? E टो बार अपॉन M मल्टीप्लाई E। और जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल अपॉन लेंथ।